ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सरकारी बंगले पर केजरीवाल कंफ्यूज। सरकारी गाड़ी पर केजरीवाल के मंत्री कंफ्यूज। क्या खास हो गए हैं आम आदमी के नेता? चाहिए बंगला गाड़ी। देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। कांग्रेस का जो चेहरा है, कहीं ना कहीं उन चेहरों में आज भी बैकबोन लीडर्स की अगर हम बात करें तो वो कमी है काफी। प्रमोद तिवारी का वो शख्सियत उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में पार्टी के अंदर एक वो बैकबोन माने जाते हैं। दिल्ली आने में इतनी देर कैसे हुई? देखिए, ये तो कैप्टन को डिसाइड करना पड़ता है कि किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाए। मैं एक दिन खाली तो नहीं बैठा। 1980 में मैं राजनीति में आया, तब से खाली तो हुई। 9 चुनाव हुए, 9 बार पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 9 बार मैं जीत के आया, और जब जीत के आया सरकार रही, मंत्री बनाया, नहीं रही। जहां पे एक तरफ मुलायम सिंह यादव जी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी के विरोध में खड़े रहते हैं, और आप के नाते कहीं ना कहीं वो साथ में आ गए। हालांकि यूपीए को उन्होंने सपोर्ट बाहर से दे रखा है, लेकिन आपके मामले में वो खुद सपोर्ट में आ जाते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत, क्या हम ये माने कि प्रमोद तिवारी की शख्सियत कांग्रेस पार्टी से बड़ी है, या मुलायम सिंह यादव जी थोड़े बड़े दिल के हो गए जिन्होंने आपके मामले में अपने आपको राजनीतिक व्यक्ति ना तो एक इंसान के तौर पर रखा? ये सीट कैसे खाली हुई, बाय इलेक्शन कैसे हुआ? कांग्रेस के रसीद मसूद जी थे, उनका कन्विक्शन व दुर्भाग्य से एक प्रकरण में नई सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसके हिसाब से उनकी सीट खाली हुई। अब चूंकि कांग्रेस की सीट थी तो कांग्रेस का दावा था, संख्या बल नहीं था, पर जब उन्होंने मुझे खड़ा किया तो मैं उस हाउस का सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए। देखिए खास बात राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। Very tight defense. He plays. He went out there. He's put his. No, still a long way to go. Well, this. नमस्कार, स्पोर्ट्स वन में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित। टीम इंडिया का न्यूजीलैंड टूर ज्यों-ज्यों नजदीक आता जा रहा है, त्यों-त्यों करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की चिंता भी गहराती जा रही है, और दक्षिण अफ्रीका में हुए हाल को देखते हुए यह चिंता जायज भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टूर में धोनी के पास टीम का सबसे मजबूत साथिया और सबसे मजबूत सहारा। He plays. He went out there. He's put his. No, still a long way to go. Well, this.
जी हां, मेरे पीछे तस्वीरों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन धोनी के साथी हैं और सहारे हैं। अब जब न्यूजीलैंड टूर पास आ रहा है तो एक बार फिर से धोनी को कोहली और पुजारा के सबसे बड़े साथी और सहारा बनने की उम्मीद है, और वजह है इनका अपने अभी तक के सबसे बड़े और खत्म हुए दक्षिण अफ्रीका दौरे में प्रदर्शन। धोनी का 2014 का चैलेंज। दूसरे चैलेंज के सबसे बड़े साथी। दूसरे अग्निपथ के सबसे बड़े सहारे। दक्षिण अफ्रीकी जमीन पर कुछ ही दिन पहले मिली हार के बाद धोनी का एक और अग्निपथ कुछ ही दिन बाद शुरू होने को है। हम आपको फिर से याद दिला दें कि 19 जनवरी से 18 फरवरी तक न्यूजीलैंड की जमीन पर शुरू होने जा रहा है धोनी का एक और अग्निपथ। इस टूर में भारतीय टीम 2 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेलेगी। और जैसे जैसे न्यूजीलैंड टूर नजदीक आता जा रहा है तो एक बार फिर से भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नजरें धोनी के सबसे बड़े साथी और सबसे बड़े सहारे पर जा टिकी हैं। अब ये तो आपने दक्षिण अफ्रीकी दौरे में देखा ही कि टूर में टीम इंडिया की हार में ये दोनों धोनी और टीम के बड़े साथी और सहारा साबित हुए। टेस्ट सीरीज में जहां टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज बार बार मुंह की खाते रहे तो कोहली और पुजारा टीम के लिए सबसे बड़ा सहारा साबित हुए। पुजारा 2 टेस्ट मैचों में 70 के औसत से 280 रन बनाकर भारत की ओर से सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे। Robert Peterson bowling 9 to the stumps this time. As soon as he saw Sunez move his feet beautifully, one less fielder on the offside, recognizing that, just giving himself a little bit of room. तो कोहली 68 के औसत से 272 रन बनाकर तीसरे सबसे सफल बल्लेबाज रहे। Catch it. Let's take it up. There's opportunities. Catch it, the ball, nobody will catch it. विराट कोहली feeling great. और दक्षिण अफ्रीका में इन दोनों के ये आंकड़े और बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन तो यही कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में भारतीय कप्तान के सबसे बड़े साथी और सबसे बड़ा सहारा विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा ही हैं। Peterson, good drive, very nicely played. 50 up for Pujara, well deserved half century again, backing up. Tied down in the last over, but Peterson bowling. Sport Desk, Channel 1. Saw Sunez move his feet beautifully. तो चलिए साथी और सहारे पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 2 अहम खिलाड़ी हैं जिन्होंने वक्त वक्त पर अपने प्रदर्शन से धोनी को कहीं ना कहीं सहारा दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एडिटर मनीष शर्मा। मनीष, क्या कहा जाए, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कोहली और पुजारा पर? नहीं, बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल जायज है पूरी तरह। हमने देखा कि दोनों ही खिलाड़ियों का, हालांकि चेतेश्वर पुजारा जो है दूसरा टूर कर रहे थे, 2011 में साउथ अफ्रीका का टूर किया था, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी
विराट कोहली का पहला बड़ा टूर था। साउथ अफ्रीका इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, इंग्लैंड की पिचेस पे खेल चुके हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में खेलना एक अलग तरह का चैलेंज माना जाता है। और विराट कोहली ने सबसे बड़ी बात अपने टेस्ट कैरियर कमोबेश बाउंसी पिच पर यहाँ उन्होंने शुरू किया। एक पहला शतक बनाया दक्षिण अफ्रीका में, अपना पहला शतक बनाया विराट कोहली ने। तो एक बहुत बड़ी बात है ये आप देखिए कि दक्षिण अफ्रीकी जमीन पर बाकी खिलाड़ी ढेर होते रहे। आप देखिए कभी भी ठोस शुरुआत नहीं मिली, शिखर धवन नहीं चले, शिखर धवन मुरली विजय एक मैच में नहीं चले। मतलब कहने का मतलब ये कि कॉन्फिडेंस नहीं मिल दे सके ना टीम मैनेजमेंट को और ना ही क्रिकेट प्रेमियों को। तो ये इनका रिकॉर्ड बताता है विराट कोहली का। आप देखिए कि औसत के लिहाज से जो है चेतेश्वर पुजारा इस साल के चौथे दुनिया के सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं। वही विराट कोहली वनडे में तीसरे सबसे सफल बल्लेबाज है। और औसत के मामले में बात करेंगे तो विराट कोहली टेस्ट में तीसरे नंबर पर है और चेतेश्वर पुजारा पहले नंबर पर रहे। और ये दोनों बहुत ही बड़ा रोल रहेगा इनका 2014 में, ये देखते हुए कि भारतीय टीम मनीष जिस तरह से अगर हम ओपनिंग स्लॉट की बात करें तो भारत को अभी तक ठोस शुरुआत नहीं मिल पाई है। अगर दक्षिण अफ्रीका दौरे की बात करें, क्या कहा जाए, बहुत ज्यादा दबाव नहीं होगा इन दोनों पर, क्योंकि एक तो आपका ओपनिंग स्लॉट चलता नहीं है और अगर चलेगा तो एक चलेगा दूसरा नहीं चलेगा, तो उसका दबाव कहीं ना कहीं जो वन डाउन पे आता है उस पर रहता है और जो टू डाउन आता है उस पर आता है। तो वन डाउन पे आते हैं जिस तरह से पुजारा और जिस तरह से टू डाउन पे आते हैं कोहली, तो दबाव आपको नहीं लगता कि दबाव ज्यादा होगा इन दोनों प्लेयर पर? देखो इन बल्लेबाजों को जब बल्ले साथ खेलते रहते हो तो पता चल जाता है, इन्हें भी पता है। ये शायद मीडिया में नहीं बोल सकते लेकिन इन्हें भी टीम की स्थिति पता है। इन दोनों को भी ये पता है कि ओपनिंग कैसी हो रही है। शिखर धवन जो है साउथ अफ्रीका में नहीं चले तो आगे क्या कर, इन्हें भी पता है कि मेंटल रूप से तैयार रहना। चेतेश्वर पुजारा है वन डाउन बल्लेबाज है, नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं, पैड बांधे हुए बैठे रहते हैं ड्रेसिंग रूम में, तो इसी माइंडसेट के साथ बैठे रहते हैं कि पहला विकेट पहली गेंद पे गिर सकता है। तो ये तो नंबर 3 का, यानी कि मानसिक तौर पर ये दोनों खिलाड़ी तैयार रहते हैं कि किसी भी वक्त भारतीय टीम की ओपनिंग जो है वो गिर सकती है, खिलाड़ी गिर सकते हैं, उसी पर ये मानसिक तौर पर तैयार रहते हैं। वैसे कोहली और विराट का सबसे मजबूत साथी और सहारा कहे जाने की वजह सिर्फ दक्षिण अफ्रीका दौरा ही नहीं, सच यह है कि ये दोनों, खासकर विराट कोहली, पिछले कई साल से टीम इंडिया के खेवनहार बने हुए हैं और साल 2013 में तो ये दोनों अलग अलग फॉर्मेटों में भारत के राजा साबित हुए। टीम इंडिया के सबसे बड़े खेवनहार, वनडे का सबसे बड़ा चैंपियन, टेस्ट का सबसे बड़ा भरोसा, Tying down the last over. This time Sunil Sosan has moved his feet beautifully. ये दोनों टीम इंडिया के ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के आज के सबसे बड़े चैंपियन हैं। ये साल 2013 में दोनों फॉर्मेट में भारत के सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं। इन दोनों ने ये बात एक दो नहीं बल्कि कई बार साबित की है। जब कभी वनडे में भारत की नाव डगमगाती दिखाई पड़ी तो कोहली ने सामने वाली टीम के गेंदबाजों की खाल में भूसा भर दिया। वहीं टेस्ट में अगर भारतीय पारी लड़खड़ाई तो चेतेश्वर पुजारा गेंदबाजों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए।
विराट कोहली पिछले कई सालों की तरह साल 2013 में भी दुनिया भर के बॉलरों के लिए काल बन गए। आपको बता दें कि विराट कोहली साल 2013 में 34 वनडे मैचों में 52.83 के औसत से 1268 रन बनाकर दुनिया के तीसरे और भारत के सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे। वहीं पिछले साल चेतेश्वर पुजारा खेले 8 टेस्ट मैचों में 75.36 के औसत से 829 रन बनाकर औसत के लिहाज से दुनिया के चौथे और भारत के सबसे सफल बल्लेबाज रहे। अब जब न्यूजीलैंड का दौरा सिर पर सवार है तो करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को भरोसा है कि साल 2014 में भी ये दोनों टीम इंडिया के सबसे बड़े साथी और सबसे बड़ा सहारा साबित होंगे। और ये देखते हुए भी कि साल 2014 में भारतीय टीम को 11 टेस्ट विदेश में खेलने हैं, तो ऐसे में इस साल इन्हें बल्ले से और भी ज्यादा धमाल मचाना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, चैनल 1। मनीष, देखा जाए तो अगर इन दोनों की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफी अच्छी रही है, लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है कि लगातार अगर इनकी परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो वो कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं देती। क्या न्यूजीलैंड में बरकरार रहेगी इनका ये प्रदर्शन, लगातार बरकरार रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। विराट कोहली आप खुद देखेंगे ललित, 5 साल में 8 और 13 6 साल हो गए। मैंने अपनी करियर में और जब से मैं बचपन से क्रिकेट खेलता, तब से अब तक मैंने किसी भी बल्लेबाज में इतनी कंसिस्टेंसी नहीं देखी जितनी विराट कोहली ने करी। अमेजिंग स्पीड और किस अंदाज में उनके तेवर देखिए, उनका आत्मविश्वास देखिए। एक ऐसा खिलाड़ी जिस पर डिबेट होने लगा है कि वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। चेतेश्वर पुजारा, अगर आप राहुल द्रविड़ के शुरुआती टेस्ट मैच देखेंगे इतने, तो मुझे शक है कि राहुल द्रविड़ का एवरेज, जो वास्तव में भारतीय क्रिकेट की वॉल कहे जाते हैं, उनका एवरेज इतना रहा होगा जितना चेतेश्वर पुजारा का। लेकिन सवाल विदेशी धरती पर है, ऐसा है क्योंकि वहां की पिचें बहुत ज्यादा बाउंस लेने वाली हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अब विराट कोहली ने क्रिकेट काफी देशों में खेली है, वनडे क्रिकेट ज्यादा खेली है, टेस्ट क्रिकेट कम खेली है। इंग्लैंड में खेली है, साउथ अफ्रीका में एक इंग्लैंड में शतक बनाया, साउथ अफ्रीका में शतक बनाया। न्यूजीलैंड, अब बाउंस का फ्लेवर अलग होगा वहां पे। एक होता है स्पंजी बाउंस, मैं बता दूं टेनिस बॉल की तरह व्यवहार करता है। टप्पा खाने के बाद गेंद आती है बल्ले पर, ऐसा लगता है कि आप ड्राइव करते हैं तो आप बल्ला पहले चला देते हैं, गेंद बाद में आती है। तो ये एक अलग तरह का उछाल का फ्लेवर होगा, अलग तरह का उछाल का टेस्ट होगा। यहाँ पर अलग तरह की परीक्षा होगी, आपका धैर्य की परीक्षा होगी बाउंस के साथ साथ, तो देखना होगा। लेकिन जैसा प्रदर्शन इन दोनों ने किया है वो बहुत काबिले तारीफ है और बहुत, लेकिन काबिले तारीफ तो है, तो क्या इन्हीं 2 खिलाड़ियों पर धोनी टेस्ट सीरीज जीत पाएंगे? नहीं, ये तो पूरी ये तो सहारा भर है, साथी भर है। आपको जीत हासिल करने के लिए हम इसीलिए साउथ अफ्रीका में फेल हो गए ललित, कि एक इकाई के रूप में प्रदर्शन नहीं कर पाए। जी। पहले दिन हमने देखते हैं कि जो पहला वॉन्डर्स में टेस्ट खेला, 4 दिन हमारा कब्जा रहा, 5वें दिन हमने मैच छोड़ दिया। डरबन की तो बात छोड़ देते हैं, पूरा कंप्लीटली फेलियर रहे। तो ये एक सहारा भर है, जीतने के लिए आपको एक इकाई के रूप में प्रदर्शन करना होगा, बॉलरों को प्रदर्शन करना होगा, बल्लेबाजों को प्रदर्शन करना होगा। जाहिर सी बात है, बल्लेबाजों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, बॉलरों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेस्ट जीतने हैं तो आपके पास ऐसे गेंदबाज भी होने चाहिए जो 20 विकेट हासिल कर सके। कब तक हम बल्लेबाजों पर निर्भर रहेंगे मनीष? नहीं, देखिए भारतीय
अब हमारे जैसे पाकिस्तान में गिफ्टेड बॉलर रहे वसीम अकरम, वकारी यूनुस, ऐसे बॉलर हमारे पास नहीं है। हमारा जो युवा क्रिकेटर हैं बल्लेबाजों को आदर्श मानकर चलते हैं, और T20 में तो आने के बाद और बल्लेबाजों की हीरो को मानने का पैमाना ऊंचा चला गया और नियमों ने गेंदबाजों की जिंदगी मुश्किल बना दी। तो बॉलर हमारे पास, ये सच्चाई है, ईमानदारी है, हमारे पास गिफ्टेड बॉलर नहीं है हिंदुस्तान में। जहीर खान आए थे, काफी पहले आए थे, अपने उतार पर है। एक शमी गेंदबाज अच्छे, एक पहले वरुण एरोन बिहार से आते हैं, झारखंड से, एक नेचुरल गिफ्टेड बॉलर मिले, स्पीड उनकी 140 प्रति घंटा रफ्तार से, दुर्भाग्यवश चोटिल हो गए, पूरा उम्मीदें जगाई उन्होंने, फिर 1-1.5 साल के लिए गायब हो गए, अब फिर लौटे हैं टीम में। तो अगर वरुण एरोन जैसा गिफ्टेड है, चोटिल ना हो, तो मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कब तक हम यूं ही साथी और सहारे के सहारे रहेंगे, और धोनी कब तक इन दोनों बल्लेबाजों के सहारे बाहर विदेशी पिचों पर मैच जीतने का जो अपना एक सपना है, वो कब तक सपना रहेगा। फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद भी इसी पर चर्चा रहेगी कि क्या यही 2 खिलाड़ी है भारतीय टीम में। Went out there, he's put his... No, still a long way to go. Well, this is... सावधान मोदी, सावधान राहुल, आ रहा है केजरीवाल। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सरकारी बंगले पर केजरीवाल कंफ्यूज, सरकारी गाड़ी पर केजरीवाल के मंत्री कंफ्यूज। क्या खास हो गए हैं आम आदमी के नेता, क्यों चाहिए बंगला गाड़ी? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज Defense, he plays. Went out there, he's put his... No, still a long way to go. Well, this is... वैसे अब जब भारत को साल 2014 में 11 टेस्ट मैच विदेशी जमीन पर खेलने हैं, तो ऐसे में टीम इंडिया और धोनी को अलग अलग डिपार्टमेंट में 2 बहुत ही मजबूत और नए साथी और सहारे मिले हैं। और क्रिकेट प्रेमियों को पूरा भरोसा है कि ये नए साथी पूरे साल अपना जलवा बिखेरेंगे। चलिए जान लेते हैं कि कौन है धोनी के ये 2 नए सहारे। 2013 की सबसे बड़ी देन, शमी देंगे धोनी को सहारा। रहाणे दिखाएंगे विदेश में रण। ये दोनों साल 2013 में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी देन रही। इन दोनों ने गुजरे साल के दक्षिण अफ्रीका दौरे में टीम इंडिया के चाहने वालों को ये दिखा दिया कि इस साल भी अपने अपने एरिया में ये खूब धमाल मचाएंगे। डरबन के आखिरी टेस्ट में जब टीम इंडिया के बड़े बड़े सूरमा मुंह की खा रहे थे, तब दोनों पारियों में अजिंक्य रहाणे ने दक्षिण अफ्रीकी बॉलरों को रुलाकर रख दिया। अगर डरबन में रहाणे का रण नहीं होता तो धोनी के धुरंधर बहुत पहले ही मैच हार गए होते।
दोनों ही पारियों में संकट के समय रहाणे ने एक छोर संभालकर टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टरों को ये बता दिया कि वो साल 2013 में विदेशी जमीन पर खेले जाने वाले 11 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम को संभालने के लिए तैयार है। अपने पहले ही बड़े विदेशी टूर में रहाणे 2 टेस्ट मैचों में 69.66 के औसत से 209 रन बनाकर औसत के लिहाज से टीम के दूसरे सबसे कामयाब बल्लेबाज रहे। कुछ ऐसा ही मैसेज बंगाल के सीमर मोहम्मद शमी ने भी कप्तान धोनी को दिया। शमी ने 2 टेस्ट मैचों में 6 विकेट चटकाए। भले ही शमी दक्षिण अफ्रीका में जहीर खान से विकेट चटकाने के मामले में 1 विकेट पीछे रह गए हों, लेकिन शमी ने धोनी को तब विकेट लेकर दिया जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुल मिलाकर ये दोनों ही खिलाड़ियों की एंट्री ने भारतीय टेस्ट टीम को और ज्यादा मजबूती दी है और जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ेगा इन दोनों के कारनामों के बारे में और ज्यादा सुनने को मिलेगा। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज़। मनीष, अजिंक्य रहाणे की बात करते हैं। अपना पहला दौरा और इस तरह से जिस तरह से बल्लेबाजी की, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास झलकता है और ऐसा लगता है कि विदेशी पिचों पर खेलने के माहिर हैं वो। बिल्कुल सही का, बहुत ज्यादा घरेलू क्रिकेट खेल कर आए। वीरेंद्र सहवाग ने उनका काफी नुकसान किया, मैं बिल्कुल कहूंगा नुकसान किया। सहवाग वो ओपनर थे अजिंक्य रहाणे और सहवाग के कद की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाता था। फिर उन्हें मिडिल ऑर्डर में जगह दी ओपनर बल्लेबाज को। लेकिन अजिंक्य रहाणे बहुत ही भूखे हैं, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी। अगर मैं ये कहूं कि वो भी एक दूसरे विराट साबित हो सकते हैं, ये मेरा आकलन है, ऐसा लगता है मुझे। और कैरियर की शुरुआत जिस खिलाड़ी की दक्षिण अफ्रीका में हो रही है, दक्षिण अफ्रीका में दिखाया उन्हें विदेशी पिच पर खेलने का टेम्परामेंट ही नहीं है, साहस ही नहीं है। वो संकट में जब टीम फंसी हो, टीम को संकट से उबारना भी जानते हैं, वनडे में भी तेज गति से रन बनाना जानते हैं। मैं तो समझता हूं कि बहुत कुछ सुनने को मिलेगा अजिंक्य रहाणे के बारे में। उन्हें जो भगवान ने काबिलियत दी है, बहुत लंबी पारी टीम इंडिया के लिए खेलनी चाहिए, बहुत लंबा कैरियर। लेकिन एक और खिलाड़ी है जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी, वो है रोहित शर्मा। हालांकि जिस तरह से उन्होंने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया, 2 लगातार शतक लगाया, ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद अजहरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही विदेशी पिचों पर खेलने के लिए मौका मिला फिर ठुस हो गए। समझ में आया होगा, उन्हें समझ में आया होगा कि दुनिया कितनी मुश्किल है। घर में क्रिकेट खेलना और बाहर क्रिकेट खेलना, जमीन आसमान का अंतर। आप देखिए, रोहित शर्मा एक खिलाड़ी, अजिंक्य रहाणे जिसका कैरियर की शुरुआती साउथ अफ्रीका में हो रही है, और एक वो बल्लेबाज जो लगातार 2 शतक बना के आ रहा है, ठसक के साथ आ रहा है। साल 2013 में टॉप 3 खिलाड़ियों में भारत के जिनने वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाए तो आ रहा है, लेकिन वो फ्लॉप हो जाता है। और शमी के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, शमी वेरी गुड। अगर जैसा कहा, जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2 सबसे बड़ी गेंद रही हैं ये भारतीय क्रिकेट के लिए। अगर भारतीय इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता, दक्षिण अफ्रीका में कलंक लगा, लेकिन अगर हार का गम जो कम किया वो इन 2 खिलाड़ियों ने कम किया। जी 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 मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो अब देखना यह है कि न्यूजीलैंड पर जब भारतीय टीम खेलेगी, उस दौरे में जब खेलेगी, उन फास्ट पिचों पर खेलेगी, धोनी का सही इम्तिहान होगा। क्या इम्तिहान में पास होंगे या नहीं? फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। Went out there, he's put his... No, still a long way to go. Well deserved.
सावधान मोदी, सावधान राहुल, आ रहा है केजरीवाल। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सरकारी बंगले पर केजरीवाल कंफ्यूज। सरकारी गाड़ी पर केजरीवाल के मंत्री कंफ्यूज। क्या खास हो गए हैं आम आदमी के नेता? क्यों चाहिए बंगला गाड़ी? देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करते हैं, उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, एन मौके पर आपने क्या किया? आरोप जो अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। सावधान मोदी, सावधान राहुल, आ रहा है केजरीवाल। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा। खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे? कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी? कैसे चमकेगा आपका कारोबार? कैसी होगी आपके सितारों की चाल? बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ।
रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की गहमा-गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। केजरीवाल की सरकार बनते ही केजरीवाल को डबल डुप्लेक्स फ्लैट देने की चर्चाएं उठी और यह कहा गया ये फ्लैट उनको मिलेगा, लेकिन बवाल उठने के बाद उन्होंने फ्लैट लेने से तो इनकार कर दिया, लेकिन उनके मंत्रियों को लाखों की सरकारी गाड़ी मिल चुकी है। क्या अब वही आम आदमी, वही आम नेता खास होने के लाइन पर हैं? उन्हें क्यों चाहिए बंगला गाड़ी? आज हमारी बेबाक बहस का मुद्दा यही है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 बेडरूम वाले फ्लैट को लेने से इनकार कर दिया। क्यों मना कर दिया उन्होंने, पहले देखिए ये रिपोर्ट, आगे बातचीत करेंगे। ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। क्या खास हो गए हैं आम आदमी के नेता? क्यों चाहिए बंगला गाड़ी? बंगला और गाड़ी पर क्यों नहीं ली जनता की राय? मांगू बंगला गाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। केजरीवाल ने ठुकरा दिया सरकारी बंगला। जी हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने टाइप 6 के डबल ड्यूप्लेक्स में रहने से इनकार कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल की कभी हाँ तो कभी ना की उलझन से जनता के मन में भी कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर केजरीवाल ऐसा बार बार क्यों कर रहे हैं। अगर पार्टी बनाने से लेकर सरकार बनाने तक हर बार केजरीवाल ने जनता से राय ली, तो फिर इस बार भी क्यों नहीं ली जनता की राय? तो फिर इस बार एसएमएस पोल क्यों नहीं करवाया? क्या इसके पीछे प्रचार पाने की रणनीति है? कहीं ये लोकसभा चुनाव की रणनीति तो नहीं? इसके पीछे केजरीवाल सरकार की क्या रणनीति है, अब ये बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन हम आपको बता दें कि केजरीवाल को नई दिल्ली में भगवान दास रोड पर एक दूसरे से सटे 2 ड्यूप्लेक्स अलाट हुए थे। लॉन समेत 9000 स्क्वायर फीट में बने इन दोनों ड्यूप्लेक्स का एरिया कई मंत्रियों को मिले घर से बड़ा है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मोतीलाल नेहरू मार्ग पर मिले टाइप 8 के बंगला नंबर 3 के करीब करीब बराबर है। लेकिन अपने फैसले को बदलते हुए खुद केजरीवाल ने क्या कहा है? समर्थकों और शुभचिंतकों ने सलाह दी है कि मुझे इस घर में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं दोनों डुप्लेक्स लौटा रहा हूँ और अधिकारियों से छोटा घर खोजने के लिए कहूँगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप सरकार के मंत्री आम आदमी हैं, तो फिर मेट्रो से क्यों नहीं जा रहे वो?
लाखों की इनोवा गाड़ी ही क्यों, सस्ती गाड़ी क्यों नहीं? इससे तो साफ जाहिर है कि लाखों की गाड़ियों का बोझ जनता के सिर पर ही लद गया है। अब सवाल ये है कि क्या लाल बत्ती हटाने से वीआईपी कल्चर बंद हो जाएगा? इसके बारे में खुद केजरीवाल ने क्या कहा है? पार्टी ने ये कभी नहीं कहा कि उसके मंत्री सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने सिर्फ ये कहा था कि लाल बत्ती वाली कारें उपयोग नहीं करेंगे। वहीं जितना पैसा केजरीवाल के मंत्रियों को गाड़ियां देने में खर्च किया गया है, क्या वो सर्दी से ठिठुरते बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे बनाने के लिए खर्च नहीं किया जा सकता था? वहीं दूसरी तरफ आपके मंत्रियों को मिलेंगे सरकारी वेतन और भत्ते। अब जनता तो ये भी जानना चाहती है कि अगर चलिए, तो दरअसल मसला बेबाक बहस का आज ये है कि जिन मुद्दों पर, जिन दावों के साथ आम आदमी पार्टी सरकार में आई, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, उनके नेता जो मंत्री बने, जो विधायक मंत्री हैं, अब जो सरकारी सुविधाएं हैं वो दरअसल क्या खास दायरे में नहीं आती हैं। जो आम आदमी का एक तमगा रहा है, आम आदमी की जो टीआरपी रही है पार्टी की, उस नजरिए से देखें तो हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन देखिए जरा, केजरीवाल के फ्लैट लेने और न लेने वाले बयान के बाद मामला जो है वो जाहिर सी बात है गरमाएगा और गरमाता जा रहा है, जिसे लेकर के अब जो है सियासी हलकों में माहौल गर्म है। हमारे संवाददाता मयंक ने बातचीत की इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से अपने बयान से पीछे हटे। उन्होंने कहा कि वो फ्लैट लेंगे, उसके बाद अब आज उन्होंने कहा कि वो उस फ्लैट को नहीं लेंगे क्योंकि लोगों की ये मांग है, लोगों की डिमांड है, लोगों की राय है। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, क्या आपको लगता है कि अब हर एक मुद्दे पर फ्लैट लेना है, नहीं लेना, मुझे इन सब हर एक चीज को लेकर अब जनता की राय, और क्या आप मानते हैं कि जनता की राय के आधार पर उन्होंने फ्लैट वापस करने का फैसला किया है? जब जनता से पूछ के हर बात होती है, तो जनता से पूछा था कि कौन मंत्री बनेगा, जनता से पूछा था कि कौन मंत्री को क्या विभाग दिया जाएगा, क्या जनता से पूछा था कि स्कूटर में जाए, गाड़ी में जाए, या घर ले या ना ले? लेने से पहले क्यों नहीं पूछा जो आज वापस करने की बात कर रहे हैं? और जिस समय बिजली के दाम कम करे थे तो जनता से पूछा था क्या? या पानी के दामों के बारे में जब घोषणा करी थी तो जनता से पूछा था कि क्या घोषणा करनी है? मुझे 28% बिजली के दाम नहीं कम करने चाहिए, मुझे तो 50 करने चाहिए या 70% करने चाहिए, जनता से पूछे थे क्या? तो जनता का नाम, उस नाम का दुरुपयोग उतना ही करिए जितना जरूरी हो। जनता को उनसे बहुत उम्मीद है, मैं चाहूंगा कि वो अपनी उम्मीदों में खरा उतरे। जनता को अगर ये लगा कि उनके साथ ठगाई हुई है या ठगी महसूस करी, तो राजनीति पे विश्वास जनता का उठ जाएगा, जिससे देश का नुकसान होगा। बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस इसलिए सपोर्ट कर रही है ताकि मोदी को रोका जा सके। मोदी जी की शख्सियत जो है और उनकी विश्वसनीयता जो है वो प्रमाणित है। 15 साल से इस देश में वो क्या काम कर रहे हैं और किस प्रामाणिकता के साथ उन्होंने परिवर्तन लाया है, उन्होंने विकास लाए हैं, उन्होंने प्रशासन दिया है, सुशासन दिया है, ये जनता ने देखा है। हाँ, कांग्रेस अपनी तरफ से कुछ भी ख्याल पुलाव ही मतलब ख्याल बना सकती है, ख्याली पुलाव बना सकती है, लेकिन असलियत ये है कि कांग्रेस अगर इनको आगे लेके आएगी तो इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को ही हो रहा है। जाहिर है, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि अगर आप हर एक मुद्दे पर जनता की राय मांगेंगे, अपने व्यक्तिगत मुद्दों पर भी जनता की राय मांगेंगे, तो फिर नहीं लगता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपको 28 सीटें मिली हैं, वो भी उस जनता नहीं दी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सतीश वर्मा के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। जी, तो भारत की राजनीति में प्रयोग करने का, एक नया प्रयोग करने का श्रेय अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को दिया गया। और अरविंद केजरीवाल जब बोलते हैं तो यह माना जाता है कि लोग दिल से सुनते हैं, और शायद यही वजह रही है कि मतदाताओं ने भावुक होकर पूरी भावनाओं के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिताया। इस बार दिल्ली में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, लेकिन अब जो कल्चर है, जिस वीआईपी कल्चर के विरोध की बात हो रही थी, क्या अब राजनीति बदलने वाले खुद राजनीति के साथ बदलने लगे हैं? इस पर बात करना जरूरी है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में बातचीत करने के लिए। हमारे साथ प्रेमचंद जी,
आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आप मौजूद हैं अनूप पांडे जी, नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही शक्ति सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में बातचीत करने के लिए। यूसुफ जी, आपसे आना चाहूंगा, आगे बाकी पार्टियों की राय लेंगे हम हर मसले पर, हर सवाल पे, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये अब खास बनने का एक ट्रैक है? देखिए राजीव, बड़बोलापन हमेशा नुकसानदेह होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है। जनतंत्र में जनता जनार्दन है और जनता के प्रभु में सब चीजें हैं। आज वो जमाना नहीं रहा कि जब आप कुछ एक बात कहकर अगले दिन या 2 दिन बाद बातचीत से पलट जाएं। ऐसी बात नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई देश में पहली बार कोई जन आंदोलन शुरू किया है या पहली बार सादगी की बात की है। मुझे याद है 1996 में जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी जी, तो इंद्रजीत गुप्ता उसमें गृह मंत्री थे और उससे पहले वो लगातार एमपी रहे, 8 या 7 बार उससे पहले एमपी रह चुके थे और वो वेस्टर्न कोर्ट के बहुत छोटे से फ्लैट में रहते थे। गृह मंत्री रहे वो करीब जितने दिन यूनाइटेड फ्रंट की सरकार रही, जी जी बिल्कुल, करीब 2 साल, और उन्होंने वो फ्लैट नहीं छोड़ा, उसी फ्लैट में रहे। उन्हें बड़ा बंगला ऑफर हुआ था, उन्होंने मना कर दिया। जहां तक सुरक्षा की बात है, पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर जब थे तो अपने साथ एस्कॉर्ट भी लेकर नहीं चलते थे, लेकिन इन्होंने इस चीज का डंका नहीं पीटा, शोर शराबा नहीं किया और उस चीज को प्रचारित नहीं किया। ठीक है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले वो वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, लेकिन उनके साथ कहीं कोई सुरक्षा नहीं थी। कुछ लोग हैं राजनीति में जो करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तक जो जिन मुद्दों को उन्होंने बढ़ा चढ़ा के पेश किया अपने समर्थकों के जरिए, सोशल नेटवर्किंग साइट पर, मीडिया में जरिए कि हम ये नहीं करेंगे वो, और हर 2 दिन के बाद वो पलटते नजर आते हैं। ठीक है। तो ये जो बड़बोलापन है ये खतरनाक है। ठीक है। पहले उनके बंगले की बात हुई, उनको बंगला देने की। यूसुफ जी देखिए, भगवान दास रोड पर, अब केजरीवाल को पहले भी ये बात पता थी। देखिए, वो अब केजरीवाल अधिकारी रह चुके हैं, क्या वजह है? और उनके टीम जो है वो समझदार लोग हैं, सब सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं। उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को सरकारी बंगला मिलता है दिल्ली में, विधायकों को मकान नहीं मिलता रहने के लिए, क्योंकि दिल्ली एक सिटी कैपिटल है। लेकिन मंत्रियों के लिए मंत्रियों के लिए एक अलग से रेजिडेंस है, वो प्रोटोकॉल के तहत आता है, उनकी सैलरी भी होती है, भत्ता भी होता है, वो उनको लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा साहब हम कुछ नहीं लेंगे। लेकिन अब दिल्ली के मंत्री अभी तक एम्बेसडर गाड़ी इस्तेमाल करते थे, जो एम्बेसडर गाड़ी 6.5 लाख तक की आती है। अब उन्हीं मंत्रियों को, नए मंत्री इनोवा गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गाड़ी करीब 16 लाख की आती है, यानी करीब 2 से 3 गुना ज्यादा रेट। तो ये कहाँ वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है? गाड़ियों पर वीआईपी नंबर है, सारी गाड़ियों पर, तो कहाँ वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया आपने भाई? चलिए, आम आदमी पार्टी के नेता प्रेमचंद जी, इससे पहले कि मैं शक्ति सिंह जी के पास आऊं, अनूप पांडे जी हमारे साथ है, लेकिन प्रेमचंद जी से जानना चाहेंगे। प्रेमचंद जी, ये क्या है? क्या खास बनने का रोग फिर लग गया है आप लोगों को? देखिए, बहुत सी बातें जो आजकल हो रही हैं, बेसिक चीज तो यह है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने आप को उस आम जनता से जोड़ा जो बहुत सालों से उपेक्षित थी। ठीक है, ये सब जान रहे हैं, हमने माना, इस पर चर्चा भी हुई है। अब जो नया रूप दिख रहा है उस पर बात किया जाए। केजरीवाल जी को जो बंगला दिया गया, और जैसे ही उस पर लोगों ने अपनी राय दी कि ये बंगला जो है आपको बहुत खास अहमियत के तहत दिया जा रहा है, ठीक, ये आपकी जो आम वाली छवि है उसके विरुद्ध है या उससे अलग है, उन्हें मना कर दिया। जहां तक आप गाड़ियों का सवाल है, सरकार बने हुए जुम्मा 4 रोज हुए हैं, और मैं नहीं मानता कि गाड़ियां खरीदने की जो गाड़ियां खरीदने की जो प्रक्रिया होगी वो सिर्फ 4 दिन में पूरी हो गई होगी। तो ये गाड़ियां कहां से मिल गई? देखिए, ये जो गाड़ियां आई हैं इसकी प्रक्रिया 4 दिन की नहीं है। प्रेमचंद जी को या तो मालूम नहीं है या वो चीजें को छुपा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि मैं 2 बंगले लूंगा, एक में रेजिडेंस बनाऊंगा, दूसरे में दफ्तर बनाऊंगा। तब उन्हें नहीं पता था कि कितना बड़ा बंगला होगा, 5 + 5 10 कमरे होंगे उसके अंदर। जनता की राय आने के बाद, चिंतकों को कहने के बाद ये बात तो पूछनी पड़ेगी आपसे। एम्बेसडर गाड़ी और इनोवा गाड़ी में क्या फर्क होता है? एम्बेसडर गाड़ी 3 सीटर होती है और इनोवा गाड़ी 7 सीटर होती है। तो ये वीआईपी कल्चर नहीं है। छोटी गाड़ी से अगर मंत्री का काम चल सकता है तो आप इनोवा गाड़ी, अभी तक कहीं किसी सरकार में इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल सरकार के मंत्री बताइए, दर्शकों को पता चलना चाहिए। केजरीवाल जी ने एक बात और कही थी कि अभी मैं 4 रूम के घर में रह रहा हूँ, अब 5 कमरे के घर में रहूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? ये बात भी कुमार विश्वास जो बात पहले मालूम थी उससे अब इनकार करने का क्या मतलब है? देखिए, ऐसा होता है, जिन 4 या 5 या डुप्लेक्स की जो बात हो रही है, ठीक है, ये तो सर भी कह चुके हैं इस चीज के कि 5 कमरे का जो डुप्लेक्स है, 5 के साथ 5 और,
मुझे खुद भी कह चुके थे कि इसमें जो अलग दूसरा है फ्लैट जो है उसके लिए मैं ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करूंगा। किसके ऑफिस के रूप में इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, ठीक है। कोई भी चीफ मिनिस्टर होता है उसके घर के साथ कैंप ऑफिस होता है और वो कोई भी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर 12 से 14 घंटे अमूमन काम करता है, ज्यादा से कुछ लोग 16 से 18 घंटे भी काम करते हैं। उसके लिए उनके घर के साथ अटैच कैंप ऑफिस होती है। ये कोई नई बात अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता को नहीं बता दिया कि एक घर में वो ऑफिस चलाएंगे और एक घर में वो रहेंगे। ये सब चीजें जनता को भरमाने का काम मत कीजिए। जनता ने आपको जनादेश दिया था एक सुशासन के लिए। दिल्ली की जनता अगर परिवर्तन के लिए आपको जनादेश देती है, आपकी सरकार बनती है, आप परफॉर्म करके दिखाइए। आप सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, पॉलिटिकल गिमिक कर रहे हैं और आप उसमें भी कहीं बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं इस गिमिक को। शक्ति जी, कल राखी बिरला से पत्रकारों ने पूछा भाई आपने मना किया था कि हम गाड़ी नहीं लेंगे और अब आप गाड़ी ले रही हैं। उनका जवाब देखिए, उनका बोले कह रहे आप लोग भी तो ऑफिस की गाड़ी से आते हैं शूट करने के लिए, तो हम अगर ऑफिस के काम से गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है? तो आपको पहले नहीं पता था कि मंत्री बनने के नाते आपको गाड़ी मिलेगी? प्रेमचंद जी, ये पता था या नहीं पता था? देखिए, मैं जहां तक इस मुद्दे पर कहता हूं यही है कि अगर ये गाड़ी का जो मुद्दा आया है कि गाड़ी मिली है मंत्रियों को, ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण आता है कि कभी चाणक्य के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना, तो वो भी ये किया करते कि जब उनके पास कोई आदमी मिलने के लिए आता था तो कोशिश ये करते थे उस वक्त वो कि भाई जो उनसे पर्सनली मिलने आ रहा है उसके लिए वो अपना पर्सनल दिया इस्तेमाल करते थे और जो उनसे ऑफिशियल वर्क से इस्तेमाल करता था तो वो ऑफिस जो सरकारी खाते से जो दिया जाता था उसका इस्तेमाल करते थे। तो इसमें नया क्या है? ये बात आपने पहले क्यों नहीं मान ली? देखिए ऐसा है, ये बात आपने चुनाव से पहले क्यों नहीं मान ली? कैंपेन के दौरान क्यों नहीं मान ली? ये तो सबको पता होता है। यूसुफ जी ने जो बात कही, मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, ये तो सबको पता है। मुख्यमंत्री का उसके बाद जब वही चीज लेनी ही है तो ये बात पहले मान लेनी चाहिए थी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ शक्ति सिंह जी, आ रहा हूँ। नहीं लेनी थी, मना कर देती, मना करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, नया इस देश में बहुत कुछ हुआ। नहीं, हमारी नीयत आज भी साफ है उतनी। अगर इस गाड़ी का मुद्दा है तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल सुबह तक इस मुद्दे में हर एक बात पे जनता क्यों ये तो गजब का जवाब है अनूप जी। ठीक है, मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास। अनूप जी, आपको जनमत का सम्मान, कई बार जनमत के सम्मान का हर चीज को आप बहुत सारी ये बात जनता किसी चीज पर ऑब्जेक्शन करिए तो उसको किया जाएगा। जनमत अलग बात है, कुछ अंतर्मन की बातें भी होती हैं। देखिए सर, ऐसा है, जनता याद दिलाती है गलतियां, जनता याद अगर जनता को ये लगा कि ये चीज गलत है तो जनता गलत मानी जाएगी। कौन से जनता ने केजरीवाल को 24 घंटा में बता दिया कि ये मकान नहीं लेना चाहिए? उसका वो वेबसाइट पे डाटा क्यों नहीं दे देते? सब चीज वेबसाइट पे लगाते हो आप। ये भी लगाओ कि कितनी जनता ने बताया कि आपको नहीं लेना चाहिए मकान। और कौन सी दूसरी चीज, जिस जनता की बात आप कर रहे हो, आम जनता की बात, उसके पास कितने % जनता के पास इंटरनेट का एक्सेस है, ये भी बताइए। अनूप जी, आपको क्या लगता है? देखिए राजीव जी, केजरीवाल जी के पीछे जो टीम काम कर रही है ये बहुत ही खतरनाक टीम है, देशद्रोही टीम है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। जो केजरीवाल जी के पीछे टीम काम कर रही है, जो योगेंद्र जी हैं, योगेंद्र जी कोई आम आदमी नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी है, पुराने पॉलिटिकल आदमी है। मतलब प्रशांत भूषण जी जो काम कर रहे हैं, सुनिए, ये इनके पीछे इलियास आजमी जी है, एक बार सपा से एमपी होते हैं, एक बार बसपा से एमपी होते हैं, वो भी आम, हाँ दोनों बार वो भी आम आदमी हो गए। इनके पीछे जो टीम काम कर रही है, डफली बजाने वाले ये पुराने लोग हैं और इन लोगों का काम जिंदगी भर देश को तोड़ना रहा है, लोगों के बीच में कमियां निकाल रहा है, विकास से कहीं इन लोगों का कोई लेने देने नहीं है और ये लोग देश में घूम करके सुशासन ले आए। ठीक है, अब उनके वीआईपी कल्चर पर आइए। जिस वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं हम, अब जो सरकारी गाड़ी लेने की बात है या केजरीवाल जी के बंगले की बात है, उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? ये कौन सा स्टैंड है और ये कौन सा तरीका है? अब क्या खास बनने की जो हम बात कर रहे हैं, जिस आम आदमी के सहारे आप सत्ता में आए, अब क्या राजनीति बदलने वाले ही राजनीति के साथ बदलने लगे? ये वो संकेत है। आ रहा हूं मैं शक्ति सिंह जी आपके। ये ड्रामाबाजी है। जैसे मेट्रो में जाएंगे, कहीं हादसा हो जाता तो क्या होता? भाई कांग्रेस पार्टी तो मजबूरी में दिल्ली की भलाई के लिए इनका सहयोग किया। कांग्रेस से कौन सी डील और इनके बीच में कोई लेन देन है? ये बहुत ईमानदार लोग हैं। चुनाव नहीं, वो अलग मसला है। मैं आपसे जो सीधी बात पूछ रहा हूं, देखिए जो सादगी की बात हो रही है, अनूप जी शायद अपने गिरबान में भी झांकेंगे। सोनिया जी ने कई बार कहा, बाकायदा CWC का रेजोल्यूशन है कि हमारे जो सदस्य हैं वो सादगी का परिचय दें, सादगी से रहें, बिल्कुल और बाकायदा गाइडेंस। लेकिन उस पर आपके कोई नेता खरा नहीं उतरता, माफ कीजिएगा। उस पर अगर कोई खरी उतरती हैं तो ममता बनर्जी,
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने जो अब आपकी पार्टी में नहीं है, किसी जमाने में थी, जो भी हो, वो 200 रुपए की धोती साड़ी पहनती है सूती और 50 रुपए की 2 पट्टी की चप्पल आज भी पहनती है मुख्यमंत्री बनने के बाद। और मैं दाद दूंगा उनकी, ममता बनर्जी की, जब वो यहाँ रेल मंत्री थी या 2 और मंत्री थी तब उन्होंने सरकारी गाड़ी नहीं ली, अपनी गाड़ी से चलती थी। वो उनके पास पुरानी फिएट गाड़ी थी हल्के ब्लू कलर की। रतन दादा उनके जो पीएस, जो उनके पीएस भी हैं, वही गाड़ी ड्राइव करते हैं। आपको तो ज्यादा एतराज भी नहीं होगा इस पर? लोगों ने करके दिखाया है। लोग राजीव जी बिल्कुल बात है, लोगों ने करके दिखाया, जी रहे हमारे सामने। ठीक है, बहुत लोगों ने किया है, पब्लिक के झोपड़ी में रहे, बिल्कुल उदाहरण वो कहीं भी रहे, वो ऑटो से आए, वो गाड़ी से, आपको कोई दिक्कत विषय, आपको कोई दिक्कत नहीं, हमको कौन सी दिक्कत? तो फिर क्या कर रहे हैं समर्थन देकर आप? क्यों? किस बात की? देखिए क्या किस बात का साथ दे रहे हैं? ये तो कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। तो जानबूझ करके, तो आपको जनता की परवाह नहीं है? कहा कि व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता, ये डफली बजाने वाले शक्ति सिंह जी, ये क्या स्वभाव है? अनूप जी क्या कह रहे हैं? अनूप जी क्या कह रहे हैं? और ये जो चलन है अब, जो खासकर इतना जल्दी आप सरकारी गाड़ी ले रहे हैं, बंगले की बात हो रही है, छोटा बड़ा जो भी है बात बाद में की जाएगी, आपको क्या लगता है शक्ति सिंह जी? नहीं, देखिए मैं एक चीज मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया भी बहुत जल्दीबाजी में है। मीडिया ये फ्रेजेस गढ़ रहा है कि राजनीति की दिशा बदल देने वाले अरविंद केजरीवाल, ये इतनी जल्दीबाजी में मीडिया को फ्रेजेस नहीं बनाने चाहिए। मैं कहता हूं मानिक सरकार के बारे में मीडिया क्यों नहीं चर्चा करता, पारीकर के बारे में मीडिया क्यों नहीं चर्चा करता है? पिछले 2-1.5 महीने से मीडिया जो अरविंद केजरीवाल पे चर्चा कर रहा है, जिन्होंने जो बातें कही हैं उस पर अभी तक वो कहीं खड़े नहीं उतर पाए हैं। चाहे वो पानी का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, सीएनजी का सवाल हो, अच्छा दूसरी चीज जो एरोगेंस है, लोकतंत्र में एरोगेंस, ये तो आप निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे अगर कोई व्यक्ति पूछता है, व्यक्ति नहीं विपक्ष का नेता आपसे कुछ सवाल करता है, और वो अगर आप एक संवैधानिक पद पर बने हुए बैठ रहे हैं और एक जिम्मेदारी ले रहे हैं देश के अंदर, तो आपको उन सवालों का जवाब देना चाहिए। क्या ये गलत सवाल है? ये सवाल का जवाब क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनको जवाब नहीं दे रहे हैं कि उनका एरोगेंस अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा है। उन्हें लगता है कि दुनिया के अंदर वो अकेले ईमानदार, बाकी लोग चोर है, बाकी सब चोर है। और बताइए, हर एक व्यक्ति जानना चाहता है कि क्या कश्मीर में उनका क्या स्टैंड है? सामान्य शिष्टाचार को उन्होंने ये भाजपा का प्रश्न नहीं है, देश के आम व्यक्ति का प्रश्न है कि कश्मीर जैसे इश्यूज में उनके क्या स्टैंड है, नक्सलवाद पे उनका क्या स्टैंड है। उनके योगेंद्र यादव इतनी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, 4 दिन नहीं हुआ, अभी मुख्यमंत्री का एक कार्यभार उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं निभाया, उस व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। किस आधार पर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? चलिए, उन मुद्दों पर बातचीत हुई है, बहुत बातचीत हुई है, और आप भी मीडिया का हिस्सा है। प्रेमचंद जी, जिस एरोगेंस की बात हो रही है, क्या वो वास्तव में वही वजह है? हालांकि मानना बहुत मुश्किल है कि आप एक लाइन में मान लेंगे, लेकिन ये क्या रवैया है, ये कौन सी तस्वीर है? देखिए, एरोगेंस तो कहीं तक भी नहीं है, दूर तक भी। तो एरोगेंस के बारे में तो कहना ही बेकार है कि एरोगेंस है या किस तरह का एडमेंट एटीट्यूड है अपने अंदर। नहीं, तो ये क्या है? एरोगेंस के कई तरीके होते हैं ना, कि आप जीत करके आए, जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर, अब आप ये जान गए कि हम मंत्री बन गए हैं, तो क्या करोगे आप? अब सरकारी गाड़ी भी लेंगे, जो सुविधाएं हैं वो तो लेंगे, क्योंकि हो रहा है ना। ऐसा नहीं है। फोन नंबर बदल जाना, सुरक्षा नहीं लेंगे, फोन नहीं चलेंगे। आप जवाब इस चीज को मान लीजिए, मानेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अरे ये दिख रहा है, नहीं मैं मानता दिख रहा है, चैनल 1 के दर्शकों को, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग जब ईमानदारी से बात करते हैं तो ये बात आगे आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि जो चीज दिख रही है। अभी शक्ति सिंह जी कह रहे हैं कि चैनल ने बहुत सारी जो टीवी चैनल से उन्होंने बहुत तेज प्रोपेगेंडा कर दिया है इस चीज के लिए कि आपने सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज एकदम आपको दिखाई दे रही है अभी इस वक्त, उसको ना माना जाए। नहीं, मैं ये नहीं कहता नाम प्रमाणम, नहीं, मैं ये नहीं कह माना नहीं जाए, लेकिन सत्ता, जो व्यवस्था परिवर्तन की हमने बात की थी, हम उस व्यवस्था परिवर्तन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और मैं जानता हूं कि इस परिवर्तन की तरफ बढ़ने के लिए बहुत सारी समस्याएं भी आनी है, उसके लिए बहुत सारी आलोचनाएं भी आनी है। नहीं, अरविंद केजरीवाल, ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपकी बातें, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक और बात कही। उन्होंने ये कहा है कि हमने कारों का इस्तेमाल ना करने के बारे में कभी नहीं कहा, हमने कहा है कि हम लाल बत्ती वाली कार नहीं लेंगे। तो क्या कांग्रेस, बीजेपी और आप में सिर्फ लाल बत्ती का फर्क है क्या? देखिए, लाल बत्ती कार लेंगे 15-16 लाख की, आप बस लाल बत्ती लगा लीजिए, 2-4 हजार में वो भी लग जाएगी, क्या दिक्कत? नहीं, लाल बत्ती सिर्फ 2-4 हजार या 2-4 लाख का अंतर नहीं होता। 1200 रुपए की लाल बत्ती अपने आप में एक स्टेटस सिंबल की बात करती है, एक अलग दिखने की बात करती है, उसमें जनता के पैसे का, जनता की गाड़ी कमाई का कोई मतलब नहीं। प्रेमचंद जी, ये बात कार अपने आप में स्टेटस सिंबल नहीं है। एक छोटा सा गाड़ी पे 001 नंबर अपने आप में स्टेटस सिंबल नहीं है। चलिए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आ रहा हूं अनूप जी, आऊंगा इसी मुद्दे
इसी बात पे आऊंगा। यूसुफ जी काफी व्यस्त है, कुछ काम से उनको जाना भी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यूसुफ जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सावधान मोदी, सावधान राहुल, आ रहा है केजरीवाल। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। ब्रेक के बाद स्वागत है बेबाक बहस में आपका। बातचीत हम कर रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी, आम आदमी के हित, आम आदमी के मुद्दों की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार में अब मंत्री सरकारी गाड़ी क्यों ले रहे हैं? क्या आम खास बनने लगा है? क्या जनता के साथ जो वादे थे, जनता की जो भावनाएं थी, उनको दरकिनार किया जा रहा है? हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर दीपिका शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी नेता, बातचीत करने के लिए। सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दीपिका जी, आपसे सवाल मैं करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी सरकार के जो मंत्री हैं वो सरकारी गाड़ी उन्होंने ले ली है। अब ये क्या तरीका है, कौन सा कल्चर है? जिस वीआईपी कल्चर का विरोध कर रहे थे वो, क्या ये वही ट्रैक है? देखिए राजीव, ऐसा है, आने वाले दिनों में इस आम आदमी पार्टी का कंप्लीटली पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इन्होंने जनता को गुमराह करके और अन्ना हजारे की एंटी करप्शन वेव पे इन्होंने चल के जनता को ये बात बताई कि ये लीक से हटकर हैं, ये बहुत ईमानदार हैं, ये बहुत सिंपल हैं। अरविंद केजरीवाल बार बार ये बयान देते हैं हमारी कोई औकात नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम आम आदमी हैं। और धीरे धीरे देखिए 2 दिन 3 दिन के अंदर इनके तेवर कैसे बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम बड़ा घर नहीं लेंगे, लेकिन जिस तरीके से भगवान दास रोड पे उनको 2 फ्लैट्स अलॉट हुए, उन्होंने बयान में ये कहा कि जी मैं कौशंबी में 4 बेडरूम घर में रहता था, तो अब ये 5 बेडरूम हो गया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे कौशंबी में वो 3 बेडरूम घर में रहते थे और यहाँ 5 बेडरूम घर है, और जो घर इनको अलॉट हुआ था वो घर सुप्रीम कोर्ट जजेस और कुछ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से भी बड़ा था बाय द वे, और एक घर रिहाइश के लिए, एक कैंप ऑफिस के लिए। तो जहां पे शीला दीक्षित जी को घर मिला था उसी के बराबर में ही, उसी की लेंथ एरिया, उसी के बराबर का घर था। चलो खैर, उन्होंने पब्लिक प्रेशर के अंडर कि उनकी इमेज खराब हो रही है, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया। इनके मंत्री ने ड्रामा किया कि गाड़ी में आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं, और इन्होंने आज गाड़ियां भी देखिए एम्बेसडर यूज नहीं करी राजीव जी, जो सरकारी उसमें होती है, सस्ती होती हैं। इन्होंने गाड़ियां भी इनोवा यूज करी, और वो भी उसमें वीआईपी नंबर्स साथ में। तो लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि लाल बत्ती नहीं है, लाल बत्ती गाड़ी हमें नहीं चाहिए थी। क्या बस लाल बत्ती का फर्क है? नहीं राजीव, केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, लाल बत्ती। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले
अपना निर्णय दे दिया है कि लाल बत्ती इस्तेमाल नहीं हो सकती। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट गाइडलाइंस दी हैं कि यही पद हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, संवैधानिक हैं, जो लाल बत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इनके मंत्री लाल बत्ती नहीं इस्तेमाल कर रहे तो वो संवैधानिक रूप से ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसमें प्रेमचंद जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ है। प्रेमचंद जी जवाब देंगे दीपिका जी को? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा देखिए है, बात वही हो रही है, घूम फिरा कर वो सवाल जब तक जवाब ना मिले कहां से आगे बढ़ जाए, बताइए। देखिए घूम फिर के जो कहानी बार बार एक ही प्रश्न उठ रहा है, एक तो वो गाड़ियों का कि जो गाड़ियां एम्बेसडर की जगह पर जो ली गई हैं वो सिर्फ गाड़ियों का और बंगले का नहीं बात है, गाड़ियों की नहीं है, उनके जरिए उस नियति की बात हो रही है प्रेमचंद जी, उन वादों की और उन इरादों की बात हो रही है जो आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले किया था। देखिए ऐसा है, जिस मकान के ऊपर बहस है या जिन गाड़ियों के ऊपर बहस है, सवाल ये नहीं है कि ये गाड़ियां या ये मकान जो लिए गए या जैसे आप केजरीवाल जी ने इसको मना कर दिया लेने से, आ रहा हूं शक्ति सिंह, ठीक। जहां तक अब गाड़ियों का सवाल है, मैं गाड़ियों के लिए पहले भी थोड़ी देर पहले कह चुका हूं कि गाड़ियों की जो खरीद फरोख्त है वो 2 दिन में नहीं हुई होगी। इसका मतलब नई सरकार के लिए गाड़ियां पहले से खरीदी गई होंगी, उसमें जनता का पैसा गाड़ी का लगा दिया गया होगा। और अभी मैं ये देखिए, अभी गाड़ियां मिली, मतलब गलती से क्या आपको जबरदस्ती जो गाड़ियां मिली हैं, ठीक है, अगर वो ले भी ली गई हैं इस वक्त, तो मैं ये नहीं कहूंगा सबने ले ली होंगी या जैसा भी है, एक ने भी ली है, चलिए मैं उस मुद्दे पर भी नहीं जाऊंगा, नहीं ठीक है, एक ने भी ली। तस्वीर है, इसकी तस्वीर भी कल तक स्पष्ट हो जाएगी। क्या तस्वीर स्पष्ट हो? शक्ति सिंह जी क्या तस्वीर? अगर ये सिर्फ स्टेटस सिंबल की बात है या खास दिखने की बात है तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरी पार्टी का कोई भी नेता इन गाड़ियों में कल से सफर नहीं करेगा। लेकिन शक्ति सिंह जी क्या आपकी नियत साफ नहीं है? जबकि बेशक इसमें गाड़ी, जनता की गाड़ी कमाई लगा दी गई है, ठीक है। वो देखिए, मैं एक चीज यहाँ कहना चाहता हूँ, हम गाड़ी घर इन पर ये जो बहस हम कर रहे हैं ये बेईमानी है। हमारा जो मेरा जो पॉइंट है, इनकी जो विश्वसनीयता है, अब विश्वसनीयता के प्रश्न चिन्ह है। इन्होंने जो जो बातें कही, कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करके, कतई उनके साथ सरकार ना बनाने का वादा करके सरकार बनाया, ठीक है। उसके बाद जो भी बिजली और पानी का सवाल था, उस पर इन्होंने अभी तक कोई भी जो डिसीजन है उससे किसी आम व्यक्ति का फायदा नहीं हुआ, उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। सीएनजी जैसा इशू है जिसका कॉस्ट बढ़ गया, जो इनका सबसे बड़ा समर्थक है ऑटो रिक्शा वाला, वो आज सड़कों पे चिल्ला रहा है, लेकिन उसके ऊपर इनका कोई बयान नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल गिमिक है, जो लोकसभा को चुनाव को दिमाग में रखते हुए इनकी पार्टी जो पॉलिटिकल गिमिक कर रही है, तो वो ये दर्शाता है कि इनकी नियत किसी अन्य राजनीतिक पार्टियों जैसी ही है, उससे अलग हटकर नहीं। कई विधायक, कई मंत्री आपके जो है करोड़पति भी हैं, सरकारी पैसे की क्या जरूरत पड़ी हो, अपने से खरीद लीजिए। बिल्कुल खरीदेंगे, इसमें और जितने पैसे गाड़ी में लगा रहे हैं उतने पैसों में गरीबों के लिए कितने घर बन जाएंगे, बिल्कुल यही होगा। बन जाएंगे। मैं बताता रहा हूँ, बिल्कुल यही होगा जो स्थिति अभी हो रहा है, उस पर बात करिए। क्या ये एक दिन आप लोग, आपके नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री खुद मेट्रो से आए, एक दिन क्या ये पॉलिटिकल स्टंट था, एक प्रोपेगेंडा था? क्या ये हम आम आदमी हैं, मेट्रो से चलेंगे, दिल्ली मेट्रो से चलिए, दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने 20 मिनट या आधे घंटे में, 45 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। सवाल इसी चीज का बार बार आता है कि जब वो उस काम को करते हैं तब भी पार्टियां आलोचना करती हैं, जब वो उससे थोड़ा सा अलग हटने की कोशिश करते हैं तब भी आलोचना करते हैं। बात इतनी नहीं है, ठीक है। अनूप जी देश को बता करके, अखबार में देके, टीवी में देके, रेडियो में छपवा के, न्यूज़पेपर में देके मैं मेट्रो से जाऊंगा, तो लोग जाएंगे नहीं देखने के लिए। आप चुपके से जाइए, कौन देखता है? तमाम बड़े-बड़े नेता मेट्रो से जाते हैं। पूरी की पूरी मेट्रो के इतिहास में, 10 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक व्यक्ति या पार्टी के लिए मेट्रो की कोई मेट्रो बना दिए हैं क्या देश के अंदर? वो कितना महंगा पड़ा? जोगिंदर यादव जी, नहीं, वो कितना महंगा पड़ा, इसका जवाब इनकी पार्टी क्यों नहीं देती? ये अरविंद केजरीवाल या उनके थिंक टैंक को समझ नहीं आता कि एक गाड़ी से जाते 400 रुपए का तेल लगता, और एक पूरी मेट्रो गई वैशाली से लेकर बाराखंबा रोड तक, उसका कॉस्ट क्या है? ठीक है। लेकिन अनूप जी आपको क्या लगता है, जब इस तरह की बातें अब हो रही हैं तो क्या ढर्रा बनेगा राजनीति में? देखिए ये लोग कहते थे कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, लेकिन हमको जो लगता है, जो मेरी एक देख रहा हूं और जो चर्चाएं हैं समाज में, वो ये है कि इनको सुरक्षा तो 2-3 महीने के बाद अवश्य लेनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक जो है जितना प्यार दी है उतना ही इनसे रुष्ट होगी, और इन लोगों को सुरक्षा लेके ही चलना पड़ेगा। अब तो ये लोग बिना सुरक्षा के चल ही नहीं पाएंगे 2 से 3 महीने के अंदर। इनको खुद सरकार से सुरक्षा लेके ही चलनी पड़ेगी। तो ठीक है,
आप पब्लिक का अपनी जो रुख है, जिम्मेदारियों पर भी आइए, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अब अगर जिस सरकार को आप समर्थन दे रहे हैं बिना शर्त, जबरदस्ती समर्थन दिया आपने, तब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जबरदस्ती समर्थन नहीं था। हाँ। दिल्ली की जनता की जन भावनाओं का आदर था कि जिन दिल्ली की जनता ने इतने भारी संख्या में एक व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान पर 2.5-3 साल से परेशान है और एकदम सादगी, सहजता और बिल्कुल बदल डालने की बात करता है कि हम मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, सस्ता सिलेंडर दिल्ली को ठीक है, लेकिन जिस जनता के नाम पर, ठीक है, जनता की जिस सहानुभूति के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अब जो एक वीआईपी कल्चर के विरोध की बात हो रही थी, उसी ढर्रे पर अगर पार्टी के नेता चल रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है जनता के बीच जाने की। देखिए, अब ये बंगला ले, गाड़ी ले, ये ले, वो ले, इस पर तो कोई समर्थन से कोई लेन देन है नहीं। इनको तो जो 16 पूछे थे सवाल, वो उस पर समर्थन दिया गया। कहीं दिल्ली का चुनाव का बोझ न पड़ जाए, इस पर इनको समर्थन दिया गया। न कोई गया न कोई आया, इनको दे दिया गया, जबकि इसकी चर्चा बहुत बार हो भी चुकी है, स्पष्ट हो चुका है पूरे समाज में। अब सवाल यह है कि ये घर में रहते हैं, 5 घर में रहते हैं कि 2 घर में रहती हैं, ये इनका सवाल है, इनकी पार्टी का सवाल है। पब्लिक के बीच में जो मैसेज जाना था वो चला गया, धीरे धीरे और भी जाएगा। और जो इनके पीछे टीम काम कर रही है, वो टीम का स्पष्ट हो जाएगा पूरे देश और दुनिया के सामने कि कौन ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी लोग हैं, देश को परेशान करना चाहते हैं, विकास को रोकना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। जो इनकी नियत आज से नहीं, नक्सल फैला करके देश को परेशान करना, नक्सलवादी आंदोलन वाले लोग हैं ये देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ठीक है, उस पर बातचीत होगी, बातचीत हो चुकी है। ठीक है, दीपिका जी, डॉक्टर दीपिका जी हमारे साथ है। दीपिका जी, अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने इनकार किया कि अब उन्हें छोटा घर चाहिए, वो घर वो नहीं लेंगे, क्या ये विरोध के बाद ही आप इस चीज पर फैसला करेंगे, या फिर इन चीजों को फिर एक बार आप जनता की राय पर टाल देंगे कि जनता की मर्जी नहीं थी, बहुत विरोध हुआ इसलिए हमने इनकार कर दिया? क्या हर चीज के पीछे बस जनता जिम्मेदार होगी? देखिए, ऐसा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने ना जनता को एक बफर बना लिया है अपने और अपनी नीतियों के बीच में। इन्होंने जनता को एक वो ऐसा बना लिया है, पैरामीटर बना लिया है कि जी जनता ने कहा था तो हमने कर दिया, हमारी गलती क्या है, हम तो जनता से पूछ के हर काम कर रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है कि जो पार्टी इनको समर्थन दे रही है वो ओपनली कल शाम तक, आज सुबह तक, दिन प्रतिदिन, घंटा प्रतिदिन, हर रोज ये बयान देते हैं हमने कोई समर्थन नहीं लिया, हमने हमारा कोई गठबंधन नहीं है, हमने कोई समर्थन नहीं लिया। जो पार्टी इनको समर्थन दे रही है वो कह रही है कि हम इनको समर्थन दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कांग्रेस के समर्थन के ऊपर ही तो वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, और फिर वो पब्लिक में ये बात कहते हैं कि हमने समर्थन नहीं लिया, इन्होंने हमें जबरदस्ती दिया। अरे तुम बातों को घुमा फिरा क्यों रहे हो? सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, पहले बंगला लेना नहीं लेना, गाड़ी लेना नहीं लेना। आज योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसे कि शक्ति सिंह जी ने कहा कि अरे तुम दिल्ली के मुद्दे तो पहले संभाल लो, तुम्हारी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हो गई, तुम्हारी नजर लोकसभा की 300 सीटों पे हो गई। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इनका देश की सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर क्या व्यू पॉइंट है? प्रेमचंद जी हमारे साथ, आप नेता प्रेमचंद जी बताइए पर क्या है इनकी? ठीक है, मैं कुछ बोलूं इससे पहले कि आप, जिस पार्टी जो देश को भरमा रहे हैं, जिस पार्टी जो पार्टी पॉपुलिस्ट मेजर्स पे जनता को आसमानी सपने दिखा के दिल्ली में सब ये सपने आसमानी, शायद अगर हम कहना नहीं चाहें तो भाजपा और कांग्रेस बहुत सारे लोग दिखाए हैं। मैं इनसे आज भी और राम मंदिर कांग्रेस जैसा आपने फिर क्या देखिए, हम जनता को भरमा नहीं रहे हैं, कम से कम हम जनता को उस लोकतंत्र जनता से जोड़ रहे हैं जिसके लिए जनता कि आप उनके पूरे देश की जनता आज आपसे उम्मीद, जो जनता हमसे उम्मीद कर रही है हम उसकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। आप उनके झूठे 50% इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर दोगे। क्या आपको ये बात पता है कि पूरे देश में स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की इकोनॉमिक्स ही अलग हैं? जो दिल्ली के इकोनॉमिक्स हैं वो पूरे देश के इकोनॉमिक्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे आपकी पार्टी को सावधान होना होगा, क्योंकि जनता बहुत समझदार है।
अगर जनता समझदारों की चीजें जनता पर छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, दीपिका जी उनका जवाब सुन लीजिए। कल तक भाजपा के बड़े बड़े नेता भी कहते कि हम 30% बिजली बिल कम कर देंगे। ठीक है, बिजली की बात हो चुकी है। अब आप वही कह रहा हूं, ये बातें आप नियति पे आइए। सिर्फ काम इंपॉर्टेंट नहीं है सर, काम ही महत्वपूर्ण नहीं है, काम आप अच्छा करिए, लेकिन जिस साफ सुथरे चरित्र के बल पर आप राजनीति में आए हैं और जिस सफेदी के दम पर आप राजनीति में आए हैं, उस पर दाग लगेगा तो सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल उठेगा, और जनता को पूरा हक है कि अगर हमारी किसी भी कार्य प्रणाली से, किसी भी कार्य से, किसी भी हरकत की वजह से उसको चोट पहुंचती है, दुख होता है, तो उसको पूरा अधिकार है कि इसके लिए हमारा विरोध तो क्या इससे चोट नहीं पहुंचेगी? कांग्रेस सरकारी गाड़ियों से चोट नहीं पहुंचेगी। हम पहले आपके विधायक मंत्री पहले दिन जो है ऑटो रिक्शा से विधानसभा गए, मंत्री जो है मेट्रो से गए, ऑटो रिक्शा से गए, उसका जबरदस्त प्रचार किया गया। क्या हर चीज सिर्फ प्रचार पाने के लिए होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रचार पाने के लिए। हम ये मानते हैं कि हमारे सारे विधायक मंत्री सभी उन्हीं आदर्शों पर खरे उतरेंगे। तो फिर डेली जाइए, आप रोज जाइए। बिल्कुल जाएंगे। कहां जा रहे हैं फिर? जरूरत क्या पड़ी सरकारी? शक्ति सिंह जी देखिए, ऐसा है, मैं देखिए ये साफ साफ ये दिखा रहा है कि ये लोग संविधान से अपने को ऊपर मान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि इनकी पार्टी, इनके पार्टी के मेंबर, इनके पार्टी के नेता ही सिर्फ शुचिता और ईमानदारी के प्रतीक हैं। बाकी देश में सभी लोग चोर और बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं। इनसे प्रश्न किया जाता है कि आपकी एक मंत्री जो इंटरनेशनल फंडिंग आप लेते हैं, उसका जवाब देना भी ये उचित नहीं समझते। क्यों? क्योंकि जवाब देंगे तो फंसेंगे। लेकिन ये सब ये इग्नोर कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि जनता ने जो इनको समर्थन दिया है वो सिर्फ इनको दूसरे को चोर कहने के लिए दिया है। लेकिन यही जनता जब इनसे पूछेगी सवाल, तब इनको जवाब देना मुश्किल। जनता ने जो हमें समर्थन दिया इसलिए नहीं दिया कि मैं लोगों को चोर या भ्रष्टाचारी कहा है। क्या कहा? बिल्कुल जनता ने क्या कहा? यही कहा है। जनता ने हमें समर्थन सिर्फ इसीलिए नहीं दिया कि हमने चोर भ्रष्टाचार, हमने ये इसलिए दिया है कि जो भ्रष्टाचार या जो भी अनाचार व्याप्त है, हमने उसको मिटाने के लिए भी जनता ने। आप बताइए, मनीष सिसोदिया ने क्यों नहीं जवाब दिया कि फोर्ड फाउंडेशन से जो इतने पैसे आए हैं वो किस मद के अंतर्गत आए थे? क्यों बताना? वो सार्वजनिक जीवन में बताना उचित नहीं है। जितना डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी बहुत सवाल पूछे थे विधानसभा में, उनका कोई जवाब आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ना सुरक्षा पे दिया आपने, ना बंगलों पे दिया आपने, ना आप सरकारी गाड़ियों पर आप दे रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जितने सवाल पूछ रहे हैं, शायद हमसे अच्छा जवाब उन्हें कोई दे नहीं सकता। तो जवाब क्यों नहीं दिया? उनके जितने उनके जो प्रश्न हैं, अगर हम उन प्रश्नों पर जाते हैं तो बड़ी आसान सी चीज समझ में आती है कि जो उनके अपने ख्वाबों ख्यालों में मुख्यमंत्री बनने का एक सपना सजोए हुए थे वो टूट गए। आप ये जो ओछी राजनीति करते हैं ना, ओछी राजनीति नहीं है। अगर जनता को इससे चोट पहुंची, जनता अगर हमसे आगे होगी तो जनता से पूरा। राजीव, सिंपल सा सवाल, आपके लोग योगेंद्र यादव जी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए अरविंद केजरीवाल, इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? तो आपको इन सवालों का जवाब देना होगा। जनता, देश की जनता इन सवालों का जवाब जानना चाहती है। देश की जनता हमसे जिन भी सवालों का जवाब जानना चाहेगी, उन सभी सवालों का जवाब अब घर जाके पहुंचाएंगे। देखिए, ऐसा कब देंगे? जब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब सोशल साइट पे, सोशल नेटवर्किंग साइट पे विरोध होगा, लोग विरोध करेंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं हम नहीं लेंगे। उससे पहले सब आपको पता रहेगा कि बंगला मिल रहा है कि सरकारी गाड़ी मिल रही है। ऐसा नहीं है। जो चीज मिली है, हमने जनमत का पूरा सम्मान किया है। मुख्यमंत्री जी ने बंगला, ठीक है। शक्ति सिंह जी, अन्ना जी ने एक बात कही थी, शुरू में ही कही थी ये बात, और कई बार उन्होंने कही है कि राजनीति में जाकर ईमानदार बने रहना बड़ा मुश्किल काम है। और केजरीवाल जी की भी ये परीक्षा होगी कि राजनीति में वो गए हैं तो कितना ईमानदार रहते हैं। क्या ये बात अब सच साबित हो रही है? अभी ये तो जल्दबाजी है, लेकिन अभी तक जितने भी उन्होंने डिसीजन लिए हैं, उन्होंने जो भी स्टैंड लिया था विधानसभा चुनाव से पहले, उनसे दिगर हटकर उनको धत्ता बताते हुए लिया है। और अब इस प्रदेश की जनता को तय करना है कि अरविंद केजरीवाल कितने ईमानदार राजनीतिक। ठीक है, ये कौन सा ट्रैक बना रहा है? आगे की बात करूंगा मैं, आगे की। जब लोकसभा चुनाव पे नजर है, ठीक है, आम आदमी पार्टी की आज उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह फैसला भी हो गया कि पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। क्या ये छवि उनको मजबूत करेगी आगे जाकर के? अब ये छवि, इस छवि के सहारे ही वो जाएंगे? शक्ति सिंह जी, वो हाँ, ये तो प्रयास ही था कि लोकसभा चुनाव से पहले वो अपने कार्यों के माध्यम से जनता में जो वाहवाही पाएंगे उसी को लेकर वो सामने जाएंगे। लेकिन वो कहीं डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं और पूरी तरह से फेलियर हैं। पिछले 7 दिन का जो उनका कार्यकाल है या जो भी पॉलिटिकल निर्णय है, वो पूरी तरह से जनता के आंखों के सामने फेलियर है। देखिए राजीव जी, अगर कांग्रेस पार्टी तो यहाँ 15 साल रही है,
और अगर कांग्रेस पार्टी जो भी किया, पब्लिक ने उसका रिएक्शन भी दिया, भलाई किया, विकास किया, और अगर कांग्रेस पार्टी से बेहतर ये काम करेंगे तो पब्लिक इनको अच्छा मानेगी। जो कांग्रेस ने 15 साल तक यहाँ शासन किया और दिल्ली को सुधारा और बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन, एक व्यवस्थित दिल्ली, मजबूत दिल्ली बनाया। ठीक है, अगर इससे थोड़ा अगर अलग हट करके थोड़ा अच्छा काम करेंगे और पब्लिक को फायदा वाला काम करेंगे, विकास करेंगे, तब तो ये टिकेंगे, नहीं तब इसके बाद कहाँ जाएंगे। ठीक है, काम की चर्चा हमने खूब की अनूप जी। अब जिस सादगी की बात हो रही ये है, कहाँ सादगी पर आइए फिर। ठीक है, फिर इन लोगों को कुछ मिला नहीं था, एक दिखावा था। अब इसके बाद इनकी सादगी धीरे 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 देखिएगा कितनी बड़ी सादगी होती है। जो हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। ये लोग एक बहुत बड़े साजिश वाले लोग हैं और बड़े खतरनाक राजनीतिज्ञ लोग हैं, और इनसे देश को बचाना नितांत आवश्यक है। धीरे धीरे पोल इन लोगों की खुलेगी और सुरक्षा, ये लोग पांडे सुरक्षा मांगेंगे। मतलब पांडे जी ये लोग कहना सुरक्षा चाहते मांगेंगे हैं कि हमको सुरक्षा दिया जाए। बड़े खतरनाक राजनीतिज्ञ हैं, देश को बचाना जरूरी है, तो शायद इसीलिए हमें समर्थन दिया है। बहुत अगर हम देश को लूटने वाले हैं, समर्थन ही क्यों दिल्ली आपने अगर समर्थन दिया, समर्थन इसे देते कि आपकी जो अपनी साख बुरी तरह गिरी हुई थी, आप जनता में सब चाहते हैं। हमने आपसे कभी समर्थन नहीं मांगा, हमने ओपनली आपने सुनिए, कांग्रेस एक संवेदनशील, ठीक है, आप भी सवाल से कैसे बच सकते हैं? ऐसे हमारी शातिर है, बताना चाह रहे हैं तो कैसे जिम्मेदार एक गंभीर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में चुनाव ना हो और गंभीरता से इसका विकास कहीं ये बहुत सारी चीजें ऐसे बहुत मौके और बहुत उदाहरण जहां कांग्रेस ने दोबारा चुनाव कराने के लिए बार बार समर्थन दिया और समर्थन खींच लिया। तो ये सिर्फ कहते हैं कि दिल्ली जनता को ठीक है, बात इतनी नहीं अनूप जी, ठीक है, वो बात भी इतनी नहीं है जितना आप बता। ये नहीं है राजीव, ऐसा है, ये तो बात सबको पता है और ये अखबारों में भी आई कि कांग्रेस के जो 8 MLA थे, जो 42 में से इनकी संख्या 8 हो गई दिल्ली में, उन MLAs ने बगावत कर दी कि हम दोबारा चुनाव में नहीं जाएंगे और आपको वो हाईकमान के पास गए और आपको कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जहां हम सरकार में आ जाएं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि कांग्रेस के MLAs दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। इस कारण से कांग्रेस ने उसको एक आवरण दिया, एक कवर दिया कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं। जैसे हम अनकंडीशनल प्यार किसी को हम देते हैं, जो आपका प्यार लेना नहीं चाहता, जो आपका समर्थन लेना नहीं चाहता, हम उसको अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं और उसके ऊपर जनता की भलाई का आवरण इन्होंने दे दिया। ठीक है, अब लेकिन अब जिस हालत में है, अब जिस पर हम मुद्दा कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं दीपिका जी, अब इसके बाद कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी बनती है? फिर क्या उन सवालों से भाग सकते हैं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की जिम्मेदारी, क्योंकि कांग्रेस की बैसाखी पे ये सरकार जो है विधानसभा में टिकी हुई है, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि जो इन्होंने वादे जनता से किए हैं, सादगी के वादे इन्होंने सबसे पहले किए थे, क्योंकि जो नेता सादगी का जीवन व्यतीत करेगा, वो नेता करप्शन में नहीं आएगा। अब इनको ये बात, अरविंद केजरीवाल जी को या इनके वरिष्ठ नेताओं को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि इनको मेट्रो से ट्रैवल करना है, बस से करना है या ऑटो से करना है। दूसरी बात, अगर इनको मेट्रो से ट्रैवल करना है, आपको ये बात पता है जो शक्ति सिंह जी ने बताई कि एक तो खर्चा इतना मेट्रो स्टेशन से आया। दूसरी बात, क्या आपको ये बात पता है कि इतने हजारों के पुलिस वाले प्लेन कपड़ों में मेट्रो स्टेशन पे हमेशा उनको मौजूद रहना पड़ता है। जहां जहां इनके MLA जाते हैं वहां पुलिस की संख्या इतनी ज्यादा लगती है। दूसरी बात यह है, पत्रकार हमेशा इनका पीछा करते रहते हैं, पता नहीं कहां से कैसे। ठीक है शक्ति सिंह जी, मीडिया को फोन, इन मुद्दों पर आपको भी शिकायत रही है कि मीडिया ने बहुत ज्यादा हाइप दी केजरीवाल जी की राजनीति बदलने की नीति पर, उनके तरीकों पर, लेकिन अब क्या लगता है कि जिस साहस के साथ वो चुनाव में आए थे, उसी साहस के साथ क्या अपनी इन खामियों को स्वीकार कर पाएंगे? देखिए, उनसे ये उम्मीद रखता हूं कि वो एक बेहतर गवर्नेंस के लिए यहाँ चुनकर आए थे, उनको अवसर मिला, जबकि अल्पमत की सरकार है, लेकिन उनको अवसर मिला है। उनको चाहिए कि वो जिन वादों को करके जनता के बीच में आए थे, उनको ईमानदारी पूर्वक उसमें जो है ब्लफिंग ना करें, वो जो ब्लफिंग जनता के साथ ना करें, जो ईमानदारी के साथ जनता के हित के निर्णय हैं उनको लें
और नहीं, और उसको लेने में अगर वो असमर्थ हैं तो उसको स्वीकार करें। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो लोकसभा चुनाव पर अपनी नजर लगाए हुए हैं, गाड़े हुए, और उसके बाद उसके कारण वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में तमाम क्रेडिट्स, जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो ले लें, और इस क्रेडिट पॉइंट्स को लेकर वो लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएं। तो अब ये तो उनको तय करना है। अब क्रेडिट बनेगी, नहीं, ये तो उनको तय करना है। आपको आकलन क्या कहता है कि ये कितना असर डालेगा? नहीं, जैसे आज तक का जो उनकी गतिविधि रही है और जो उनके मूव रहे हैं, उस पर मेरा तो नकारात्मक रवैया है। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी अब लोकसभा चुनाव में जब जाएगी तो उनको पता है कि इन सारी चीजों का कितना असर पड़ेगा, या फिर दिल्ली की जीत के खुमार में होंगे वो? नहीं, उनको देखिए, उनका क्या है, वो एक्सपोज नहीं, अपने को एक्सपोज नहीं होना देना चाहते। वो ये चाहते हैं कि मीडिया का जो और उनका जो हनीमून चल रहा है, उस हनीमून को वो लोकसभा चुनाव तक बनाए रखना चाहते हैं। उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास कोई देश के लिए कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, संगठन नहीं है। मीडिया ने खिंचाई भी की है शक्ति सिंह जी, मीडिया के साथ क्या हनीमून चल रहा है? नहीं, मीडिया ने आलोचना भी की है। मीडिया ने लेकिन जिस तरह से जहां पर तारीफ की बातें रही, तारीफ की गई है, जहां आलोचना की बातें रही है, कम से कम मैंने तो हमेशा आलोचना की है और जमकर की है। चाहे जो भी सवाल जायज हुए हो जनता के तरफ से, दर्शकों की तरफ से, वो सवाल किए गए हैं। प्रेमचंद जी बैठे हुए हैं, हमेशा तारीफ के मसले पर हमने तारीफ भी की है और आलोचक सवाल भी। मैं मीडिया को इतना बायस्ड नहीं मान सकता जितना शक्ति सिंह जी कहना चाह रहे। मीडिया को अगर बायस्ड माना जाए तो मेरे हिसाब से फिर तो मीडिया अगर बायस्ड हुई सबसे ज्यादा बायस्ड होगी। नहीं होंगे, होने वाले हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, मीडिया पर मीडिया बायस्ड हो गई है, सिर्फ इतना हाइप कर रही है आम आदमी पार्टी के जो कार्य प्रणाली है उसको ऐसा दिखा रही है जनता में जैसे कि बहुत बड़े लेवल के आदर्श ये शो कर रहे हैं और वैसे है नहीं। तो शायद मेरे अगर मीडिया इतना ही बायस्ड है तो फिर मेरे हिसाब से कांग्रेस और भाजपा के ज्यादा बायस्ड होगा। नहीं, मैं राजीव क्या कहना चाह रहा हूं, इनके पास संगठन नहीं है पूरे देश में, इनके पास कार्यक्रम नहीं है, इनके पास राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं, विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। सिर्फ ये मीडिया के माध्यम से, देखिए इनकी गलती कहां हो रही है, ये सिर्फ मीडिया के माध्यम से एक वेव के तहत ये पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसी जल्दबाजी में। ठीक है, समय की कमी है। प्रेमचंद जी, आखिर में आप ये बताइए कि क्या अगर इस तरह की गलतियां होंगी, इस तरह की जिस सादगी के बल पर आप आए हैं सत्ता में, तो क्या आम आदमी पार्टी के नेता साहस के साथ ये जुटा पाएंगे हिम्मत कि उसको स्वीकार करके और गलत फैसले और गलत जो नियम बन गए हैं उनको वापस लेंगे? देखिए, हमारी तरफ से अगर कोई भी ऐसा गलत फैसला लिया गया, कोई भी गलत नियम हुआ या कोई भी गलत कार्य किया गया, तो मैं पूरे विश्वास से जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी फैसला, कोई भी नियम या कोई भी कार्य हम पूरी ईमानदारी के साथ उसे स्वीकार करेंगे, उसे बदलेंगे और ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कि जनता की भावनाएं आहत हों या जनता को किसी भी रूप में कोई क्षति हो। चलिए अनूप जी आपको क्या लगता है? समय कम है, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। क्या इस पर बहस किया जा सकता है? कोई बहुत बड़ा बहस का मुद्दा नहीं है ये लोग। मैं तो एक ही बात शुरू से बता रहा हूं कि इन लोगों का भेद बहुत जल्दी खुलेगा। अब इनकी पार्टी अब लोकसभा का आज मीटिंग की कहां से लोग 5-15 दिन में ये लिस्ट जारी करेंगे। इनके पार्टी का कोई नेता कहता है कि हम अमेठी से लड़ेंगे, तो आप अमेठी से लड़ो, वाशिंगटन से लड़ो, कोई आपको मना तो कर नहीं रहा, आप कहां से लड़ोगे? और वाशिंगटन से मना है? नहीं, जाके लड़े, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये जो बार बार कि आम आदमी, तो हम लोग कोई ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं वो बाहर से आ गए, और भी राजनीतिक दलों में लोग हैं वो आम आदमी नहीं है, यही एक आम आदमी है। ये जो लड़ाई की धार, ये जो छुपके वार, जो गूढ़ राजनीतिक, ये जो पब्लिक से जो काटने की जो व्यवस्था किया जा रहा है राजनीतिक दलों का, ये बहुत बड़ा देश के लिए संकट है और ये गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। इन लोगों का कहीं कोई संगठन नहीं है, ये लोग जर्नल और दीपिका जी, तो दिल्ली के लिए किया गया, ठीक है, आम जनता के लिए किया गया है, आम आदमी का समर्थन किया गया। आम आदमी पार्टी अलग है, आम आदमी अलग है। हाँ ठीक है, देखिए आम आदमी पार्टी अलग है, पार्टी अलग है। देखिए सुनिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुद्दों पे पावर में आई है। सबसे पहले उसको दिल्ली की अवस्था को सुधारना है। आज इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें इनको चाहिए था कि जो इन्होंने जनता के साथ दिल्ली में वादे किए हैं उसको पूरा कैसे किया जाए, उसके ऊपर विचार करना चाहिए था। इनकी आकांक्षाएं, इनकी अभिलाषाएं दिल्ली से बाहर चली गई हैं, जबकि दिल्ली की एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। चलिए ठीक है, सत्य सिंह जी जल्दी से, आम आदमी अब क्या करे? इस पार्टी का आम आदमी क्या करे? वो आम आदमी जिसने सरकार बनवाई, आम आदमी पार्टी। मैं आम आदमी से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि वो इनसे पूछे
कि भैया आप आम से खास कब हो गए, और आपने जो वायदे किए थे उन वायदों को तो अभी आपने पूरा नहीं किया, और आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स आपके पास कहां से आ गए भाई? संविधान से ऊपर आप कब से हो गए? हमने आपको संविधान से ऊपर नहीं होने के लिए कहा था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का बेबाक बहस में हिस्सा बनने के लिए। जनता सब देख रही है, कहते हैं पब्लिक सब जानती है, और आप सब लोग दर्शकों से भी अपील है कि देखिए, समझिए, जज्बाती मत बनिए, देखकर समझकर चुनने का की जो एक सोच है वो जरूरी है कि वो सबके साथ हो। बेबाक बहस में फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको